रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और हम पढ़ रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र वाला जो काल है भारतेंदु युग को। इसमें हमने पढ़ा था कि भारतेंदु युग की कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं, भारतेंदु युग की विशेषताएं भी हमने पढ़ी थी। प्रवृत्तियां, विशेषताएं, स्वरूप, लक्षण एक ही बात होती है, कुछ भी पूछे आपको सेम बातें जवाब देनी है। वही भाषा को लेकर द्वंद्व, राजभक्ति, देशभक्ति का द्वंद्व, ये सारी की सारी चीजें आपको रिपीट कर देनी है, इस पर कोई डाउट, ठीक है ना। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, तो फिर हमने पढ़ा भारतीय हरिश्चंद्र की या भारतेंदु काल की काव्य धारा के बारे में, ठीक है ना। तो फिर हमने उनकी मंडली के बारे में पढ़ा था, जिसमें 1850 में तो स्वयं इनका जन्म हुआ था, इनका भारतेंदु जी का। जबकि क्रम से लगाने पे सबसे पहले 44 में हम मानते हैं बालकृष्ण भट्ट को। पर उनका परिचय हमने यहाँ इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि काव्य क्षेत्र में उनका उतना ज़्यादा योगदान नहीं है कि हम उनको पढ़े। पर क्रम से वही पहले आएंगे। फिर 1850 में भारतेंदु, 52 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद। और मुझे लगता है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद का प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा जीवन में, याद है। बद्री 56 में हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी, 56 इंच का सीनाने के प्रताप से पैदा होते हैं। 58-59 के आसपास जगमोहन जी पढ़े थे हमने, ठीक है ना। अंबिका दत्त व्यास पढ़े, जिनकी बिहारी विहार रचना हमने पढ़ी। इसके बाद क्या होता है, हम पढ़ेंगे अन्य गद्य विद्या, ठीक है ना। गधे नहीं है वो, अन्य गद्य विद्या है। उसमें नाटक पढ़ेंगे कि भारतेंदु काल में कौन कौन से नाटक पढ़े, उपन्यास, निबंध, जो भी जितनी भी विधाएं हैं अन्य भी, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं नाटक वाला, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाटक और निबंध से प्रश्न 200% आना तय है। इसमें कोई भी मतलब वो नहीं है कि इसमें प्रश्न नहीं आएगा, है ना। अनम्यूट कर देता हूँ, कुछ डाउट हो, आवाज़ वगैरह नहीं है तो तुरंत बता देना मुझे। बताओ आवाज़ कट कट क्या आ रही है, राशि का जी बताओ। 55 पढ़ा था क्या अपन ने? कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं, रुको एक सेकेंड। 1852 बताया गया मैंने। आप 55 दिया हुआ है, सही बात है यार। उस दिन भी मैंने 55 नहीं बताया था, 52 बताया था क्या? आप 55 दे रखा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 52 कहाँ पढ़ा था मैंने? 1852 या पता कहीं पढ़ा हो, या हो सकता है बिल्कुल। हाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्रम से दिक्कत नहीं आएगी पर हमको, है ना। सीधा तो पूछेगा नहीं, कभी नहीं पूछेगा। लिख के ले लो आप मुझसे कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, कभी नहीं पूछेगा, गारंटी देता हूँ मैं आपको। क्योंकि वो इतने योग्य नहीं है कि उनका नाम, उनके जन्म सीधा पूछा जाए, है ना। भारतेंदु का सीधा पूछा जा सकता है, प्रसाद का पूछा जा सकता है, शुक्ल जी का पूछा जा सकता है। पर हाँ ये है कि ठीक है 55 याद रखो, लेकिन क्रम से वो भारतेंदु के और प्रताप राय मिश्र के बीच में ही आएंगे, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, चलो याद रखूंगा मैं भी। हो सकता है 52 कैसे याद रह गया, या हो सकता है कि 55 बोलना चाहता हूँ 52 निकल गया हो गलती से। पर अच्छा किया बता दिया करो ऐसे। हिंदी नाटकों का आरंभ हम मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके पूर्व जिन नाटकीय कृतियों में हम मानते हैं ना, जैसे रामायण महानाटक को मानते हैं, वो एक्चुअली क्या थी, समाज प्रधान रचनाएं थी, है ना। जैसे प्राणचंद्र चौहान की रामायण महानाटक पढ़ के आए हम। लच्छी राम कृत करुणा भरण, नेवाद का शकुंतला, पूछता है ये, सीधा नहीं पूछता, क्रम से पूछता है, मतलब वैसे मिलान करने के लिए। तो याद रखना है इनको आपको। जो नहीं पूछता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये नहीं पूछता है। और जो छोड़ना था वो मैं छोड़ भी चुका हूँ। महाराज विश्वनाथ का आनंद रघुनंदन बिल्कुल पूछता है, ठीक है। रघुराय नागर कृत सभासार, उदय कृत ये नहीं पूछता, वैसे ये भी नहीं पूछता राम करुणा सर, ठीक है। पर ठीक है ना, कभी क्रम से लगाने के लिए हो सकता है दो इंपॉर्टेंट दे दे, दो गुण दे दे, याद रख लेना। शकल से याद रख लेना, ऐसे कंठस्थ मत करना बने। तो नेवाज का शकुंतला नाटक आपको कंठस्थ होना चाहिए, विश्वनाथ का आनंद रघुनंदन भी, ठीक। इसके बाद ये है कि ये वस्तु तो नाटक नहीं है, बस ये पद्यात्मक प्रबंध रचना है, इनमें काव्य गुणों का भी अभाव है ना। इनमें आनंद रघुनंदन ही ऐसी रचना है जिसमें शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विषकंबक, भरत वाक्य आदि का उपयोग किया गया है। और रंग निर्देश भी दिए गए हैं। इसलिए विद्वान इसको हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। किंतु नाट्य दृष्टि से इसमें भी दोष है, ठीक है ना। उदाहरण का पात्रों के लोक प्रचलित नामों में बदलकर दुर्भूत बना दिया है। काल दोष का ध्यान न रखकर अंग्रेजी, फारसी, बंगला, मैथिली आदि का प्रयोग किया है। कथानक भी थोड़ा सा शिथिल है। सब मिलाकर कहने की आखिरी बात यह है कि मैं इसको रुचिकर नहीं मान रहा भाई।
सुरुचिपूर्ण नहीं मान रहा। अब बाकी आप अपने हिसाब से देख लो, ये नरेंद्र जी वाली पुस्तक में हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। अन्य पूर्ववर्ती कृतियों में अमनाकृत इंद्र सभा, हालांकि ये जो कथन है या ये जो पंक्तियां है ना, ये नगेंद्र जी ने नहीं लिखी। इसीलिए कभी आपने नोटिस किया होगा कि नगेंद्र वाली पंक्ति से कभी भी ये प्रश्न नहीं आता है कि ये पंक्तियां किसने लिखी है, ये कभी नहीं आता है। ये प्रश्न आता है कि ये किसके बारे में कही गई है ये पंक्तियां, या किस कालखंड से संबंधित है। क्योंकि नगेंद्र का साहित्य माना नगेंद्र का ही जाता है, जबकि नगेंद्र वाले साहित्य में हर चैप्टर अलग अलग कवियों ने, अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग आलोचकों ने लिखा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमको वो दिक्कत नहीं है कि कौन सा चैप्टर किसने लिखा है, हमको नगेंद्र के नाम से पढ़ना है बस, ठीक है ना। बाकी जिसका नाम देके दिया हुआ है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मत है नगेंद्र वाली पुस्तक में, उसको तो खूब ज्यादा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसके बाद है अपना अन्य पूर्ववर्ती कृत्यों में अमानकृत इंद्र सभा नाम से एक रचना मिलती है, ठीक है ना। को भी गीति नाट्यों ने बरबी हिंदी के साथ के साहित्य नाटक परंपरा में नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन देखो अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है एक नीचे कि भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास का नहुस विशुद्ध नाटक रीति से भले लिखा गया हो, पर वह अन्य ब्रजभाषा नाटकों से बहुत भिन्न है। गणेश कवि का एक प्रद्युम्न विजय नाटक है, एक तो समग्र रूप से पद्यबद्ध है और दूसरी बात यह है कि अनुवाद है। शीतल प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल 2 लाख 3 लाख बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। ये नाट्य गुणों से युक्त है तथा इसके पास अभी परिमार्थित खड़ी बोली है, किंतु इस समय भारतेंदु का उदय हो चुका था और उनका विद्या सुंदर भी प्रकाशित हो चुका था। ये 1868 है ना। और वस्तु तो गोस्वामी तुलसीदास जी का परिवर्तित रामलीला की लोकप्रिय के साथ साथ लीला नाटकों की जो परंपरा आरंभ हुई है उसका श्रेय भी हम जानकी मंगल को देते हैं। इस अभिनय में भारतेंदु ने स्वयं ने भाग लिया था जानकी मंगल में। इसके विषय वस्तु जो है वो रामचरितमानस की आध्यात्मिक राम कथा है ये, किंतु ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। सभी प्रकार के आवश्यक रंग निर्देश के कारण ये नाटक भारतेंदु द्वारा परिवर्तित साहित्यिक नाटकों की परंपरा में जड़ हो जाता है। आलोचित युग में नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उन्होंने अनुदित और मौलिक मिलाकर 17 नाटकों की रचना की। तो ये लो यहाँ पे क्या है ना, तथ्य दिया हुआ है 17 नाटक, तो अब आपको याद रखना है ये 17, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि आनंद रघुनंदन जो कि विश्वनाथ का है, कुछ लोग उसके पक्ष में जाते हैं, कुछ लोग जो है वो नहुस जो किसने लिखा है भारतेंदु के पिता ने, कुछ लोग उसके पक्ष में जाते हैं। और जो नगेंद्र वाली पुस्तक में जैसा कि हम देख पा रहे हैं तो ये जानकी मंगल के पक्ष में थोड़ा सा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं कि इसमें जो है नाट्य गुणों से युक्त भी है, परिमार से खड़ी होनी चाहिए, ठीक है। के बाद नीचे चलते हैं। तो इसलिए ये 2-3 जो है ना जो मतलब एक प्रकार से संधि रेखा पे, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये मैं पढ़ रहा हूँ अगला पेज, हो सकता है इसकी लास्ट वाली लाइन जो है दबी हुई है तो मुझे समझ में नहीं आया, तो आप मुझे बता देना वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं पूछूँ कि आलोची युग में भारतेंदु की रचना पढ़ेंगे, विद्या सुंदर 1868 संस्कृत का अनुवाद है ये, बिल्कुल पूछा जाता है, कोई डाउट नहीं है। किस कौन सी रचना से क्या अनुवाद किया है शुक्ल नगेंद्र ने, भारतेंदु ने, पूछा जाता है। तो और 85 क्या क्या बांग्ला संस्करण का हिंदी रूपांतर, ठीक है। रत्नावली है दूसरा। तो सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं, विद्या सुंदर सबसे पहले विद्या ग्रहण करेगा 1868 में आदमी, ठीक है ना। उसके बाद ही क्या होगा ना, वो रत्नावली नाम की विद्या नहीं होगी तो भाई पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो प्लास्टिक सर्जरी नहीं होगी, प्लास्टिक सर्जरी नहीं होगी तो अच्छी बीवी कहाँ से मिलेगी। तो रत्नावली नाम की फिर विद्या के बाद रत्नावली, ठीक है। ये डायलॉग है एक वेब सीरीज का, ऐसा है 1868 में रत्नावली लिखता है हुआ, ठीक है। मतलब लिखते हैं, संस्कृत का ही अनुवाद है वो भी। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है यार, रत्नावली आ जाएगी तो फिर पाखंड विडम्बन है ना, पाखंड विडम्बन कैसे भी मान सकते हो, कैसे भी याद कर लो, जीवन के सब पाखंड से दूर हो जाओगे आप। और कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद है, 3रे अंक का अनुवाद है। पाखंड विडम्बन जो है वो वैसे पाखंड विडम्बन वैसे प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। वेरी गुड। अब जब पाखंड हट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम विजय पालेंगे किस पे, हर चीज पे। तो धनंजय विजय चौथा, ये किसका अनुवाद है, ये भी संस्कृत नाटक का अनुवाद है, ठीक है। अब जब धनंजय विजय पालेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास धन ही धन होगा, क्योंकि इकट्ठा हो जाएगा। जब धन पे विजय पा लिया तो धन हमारे पास रहेगा। मंजरी, यार मंजरी क्या होता है, एक प्रकार से कहते हैं ना कर्पूर मंजरी। तो मंजरी मतलब संदूक से समझ सकते हैं ना, इकट्ठा जहाँ पे करते हैं। तो वही वाली बात है, विद्या पाएंगे तो सुंदर रत्नावली नाम की एक स्त्री मिलेगी, तो हमारा पाखंड वगैरह दूर हो जाएगा। जब पाखंड दूर हो जाएगा तो धन पे विजय पा लेंगे, फिर इकट्ठा हो जाएगा मंजरी के रूप में, कर्पूर मंजरी। इसके बाद है अपने पास भारत जननी, है ना।
तो फिर उसके बाद जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो आपकी वाइफ जननी भी बनेगी, माँ भी बनेगी, तो भारत जननी। उसके बाद मुद्रा राक्षस, राक्षस से बचाने के लिए हम कुछ वो भी लगाएंगे, क्या बोलते हैं, कुछ उपाय करेंगे राक्षस से बचाने के लिए। जननी बनने के बाद हम करते हैं ना कुछ ऐसा कर, तो मुद्रा राक्षस, क्योंकि पुत्र का नाम तो मुद्रा राक्षस नहीं रख सकते ना। तो विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है ये, ठीक है ना। तो बहुत दूर दूर से लोग उसको देखने के लिए आएंगे, दुर्लभ बंधु है ना, जब आपको बचाएंगे। तो दुर्लभ बंधु भी हो गया खत्म बात। तो बस इसलिए इम्पोर्टेंट है दुर्लभ बंधु, क्योंकि दुर्लभ बंधु जो है शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है ये। किसी और का पूछा जाए नहीं पूछा जाए, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस जो है वो किसका अनुवाद है, विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का। जबकि दुर्लभ बंधु जो है शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। इसके अलावा बीच में से नहीं पूछा जाता, पहला पूछा जाता है विंध्या सुंदर जो है वो चोर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का हिंदी रूपांतर है, क्योंकि वो संस्कृत का रूपांतरण नहीं है। तो पहला इंपॉर्टेंट है और अंत के दो इंपॉर्टेंट है, याद होना ही चाहिए, कोई तोड़ नहीं है। और भारतेंदु को तो आपको रोम रोम याद होना चाहिए। ऐसे टोटल मिला के हिंदी साहित्य 50 कवि भी नहीं है जिनको हमको पूरा पूरा का पूरा याद करना पड़ता है, तो आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है ना। वो बस उन्हीं पे अगर मेहनत करें तो हमारा काम बन सकता है। आगे चलते हैं। मौलिक नाटक। वैदिक हिंसा है, न हिंसा बहुत ही, इतने वेद होते हैं, मान लो 4 होते हैं, पर वैदिक में 3 लिखा हुआ है तो हम 1873 मान लेंगे इसका, ठीक है। 1873 में वैदिक हिंसा न हिंसा बहुत मौलिक नाटक है। भाई वेदों में जो हिंसा दी हुई है ना वो हिंसा नहीं है, ऐसा है बिल्कुल। तो मजाक वाली बात हो गई ना, अर्थात प्रहसन, ठीक है ना। अब वेदों की बात क्या होती है भाई, सत्य होती है, ठीक है ना। तो सत्य हरिश्चंद्र 2 शब्दों का है, तो 2 साल बाद 1875 में सत्य हरिश्चंद्र, ठीक बा, ठीक बा। आगे चलते हैं। तो सत्य हरिश्चंद्र के बाद हो जाएगा 1 साल बाद श्री चंद्रावली, चंद्रावली नाम की महिला है, अर्थात नाटिका हो जाएगा 76 में, ठीक है। विशस्य विस्मोदनम 76 में हो जाएगा वापस। भारत दुर्दशा तो बच्चे बच्चे को याद होता है यार, क्योंकि सिलेबस में लगा होता है। तो भारत दुर्दशा के बाद नील देवी आएगी बीच में, जो कि अंधेर नगरी को क्या करेगी, उजाले में कन्वर्ट करेंगी। भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 81, और बस नील देवी और चंद्रावली में कंफ्यूज मत हो जाना। श्री चंद्रावली जो है वो सत्य हरिश्चंद्र के बाद है 76 में, और नील देवी 81 में है। ये 3 उपाधि है। और अंधेर नगरी तो प्रहसन है, सही पता है सही सबको। सती प्रताप जो है 83 में लिखा गया था, सती प्रताप। सत्य हरिश्चंद्र 75 में है, सती प्रताप 83 में है। प्रेम जोगिनी 75 में है, ठीक है ना। प्रेम जोगिनी 75, ये हो गया अपना। अब कुछ ऐसी रचनाएं जिनको लेकिन विवाद चलता है कि सत्य हरिश्चंद्र मौलिक नहीं है, अनुवाद है, कुछ कहते हैं कि सती प्रताप अधूरी है, इस टाइप से। तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे जो भी हमारे यहाँ पे काम होगी, जो तथ्य दिए होंगे, है ना। सती प्रताप पूछा गया है, थोक के भाव में पूछा गया है कि कौन सा मौलिक नहीं है या मौलिक है, सती प्रताप ऑप्शन में था उसमें। तो ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है, आप इसको यकीन करो चाहे मत करो, हर एग्जाम में कि कौन सा मौलिक अनुवाद मौलिक नाटक है भारतेंदु का, कौन सा अनुदित है, कौन सा अनुदित नहीं है, और कौन सा मौलिक नहीं है। ये प्रश्न तो पूछा ही जाता है, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो ये आपको याद होना ही चाहिए, इसका भी कोई तोड़। भारतेंदु के रचित नाटकों के विषय में प्रवृत्ति भेद के आधार पर पौराणिक, और मैंने यहाँ पे आपको भेद बता दिया है कि ये 9 के बाद जो नाटक है ना वैदिक हिंसा, ये सारे के सारे मौलिक है। इसके ऊपर वाले अनुवाद है, और अनुवाद वालों में लिख भी रहा है कि किससे किससे अनुवाद किया है, ठीक है ना। और प्रहसन, नाटिका, ये प्रकार के, ये नाटक के रूपक होते हैं प्रकार के, कि किस प्रकार का नाटक है ये, है ना। भारतेंदु काल के रचित नाटकों को विषय एवं प्रवृत्ति भेद के आधार पर पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी, सामयिक उपादानों के आधार पर प्रहसन व प्रतीकवादी इन वर्गों में रखा जा सकता है। स्वयं भारतेंदु उपयुक्त सभी वर्गों के नाटकों में रचना की है। सर्वाधिक संख्या पौराणिक नाटकों की है, जिसके विषय भेद 3 वर्ग में किए जा सकते हैं। कृष्ण व उनके परिवार के व्यक्तियों पर आधारित नाटक, राम व उनके संबंधित पात्रों पर संबंधित नाटक, और उसके बाद अन्य पौराणिक आख्यानों पर आधार नाटक। कृष्ण चरित्र संबंधित नाटकों के संबंध में अगर हम बात करें तो भारतेंदु कृत चंद्रावली जो कृष्ण संबंधित चरित्र है। हालांकि ये प्रश्न मैंने कभी देखा नहीं है कि कृष्ण संबंधित नाटकों में से कौन सा नाटक नहीं है। ये जरूर देखा है कि कबीर से संबंधित कौन सा उपन्यास या कौन सा रचना नहीं है, कालिदास से संबंधित कौन सा रचना नहीं है, ये जरूर पूछिए। कबीर से संबंधित ज्यादा आता है, कृष्ण से संबंधित नहीं देखा। पर ये देखो आप कि भारतेंदु ने नाटक लिखा है चंद्रावली, इसका मतलब ये है श्री चंद्रावली जो है 76 का, वो कृष्ण संबंधित है। अंबिका दत्त व्यास कर देंगे ललिता नाटक है, कभी देखा नहीं है, पूछा हुआ, पर कभी हो सकता है मिलान करने के लिए दे दे या क्रम से लगाने के लिए दे दे।
तो याद रखना, क्रम से तो नहीं देगा पर मिलान के लिए जरूर दे सकता है कि अंबिका में ललिता जो है वो, है ना, ललिता सखी भी थी। मैंने अभी छंद पढ़ा था शुक्ल जी वाले में, उस टाइम पे कम लोग, इच्छा हुई तो दोबारा पढ़ूंगा। हरिहर दत्त दुबे कृत महारास, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और खड़क बहादुर मल्लकृत महारास और कल्पवृक्ष सूर्य नारायण सिंह कृत श्याम अनुरागी नाटिका, ये सब नाटक हो जाएंगे अपने, ठीक है ना। कृष्ण परिवार के, वो तो होगा कृष्ण संबंधित, अब नीचे है कृष्ण परिवार के व्यक्ति से संबंधित। मत याद रखना बिल्कुल, क्योंकि कभी ये प्रश्न आया वो नहीं है, मुझे नहीं लगता आएगा। ये जरूर पूछा जा सकता है कि ये अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत कौन सा नाटक लिखा गया है, या प्रद्युम्न विजय किसका नाटक है, तो ये पूछा गया है जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है ना। भूख लगे थोड़ा सा साइड में कुछ खाने का भी रखते हैं, बैठा हूँ। अयोध्या सिंह कृत हो गया, प्रद्युम्न विजय, ठीक है। रुक्मणी परिणय बहुत बार पूछा गया है ये दोनों। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय इंपॉर्टेंट है, लिख लो, बहुत बार पूछे गए इन दोनों के दो, ठीक है। मुझे चलते देव के नंदन खत्री, सीताहरण रामलीला, शीतला प्रसाद का रामचरितमानस, ज्वाला प्रसाद कृत सीता वनवास, ये इंपॉर्टेंट लगा लो, ज्वाला प्रसाद मिश्र का सीता वनवास, है ना। ठीक है, उसके बाद तो द्विदास का छोड़ दो आप, क्योंकि देव के नंदन खत्री को तो आगे हम पढ़ेंगे उपन्यास वगैरह। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत सत्य हरिश्चंद्र और सती प्रताप, गजराज सिंह कृत द्रौपदी हरण, लाला श्रीनिवास दास या श्रीनिवास दास कृत प्रहलाद चरण, ये इतनी बार पूछा गया है। लाला श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास जो भी नाम है ये, इसके ही नाटक नहीं पूछे जाएंगे ना तो पेपर ही अधूरा है। चाहे तप्ता संवरण हो, चाहे प्रहलाद चरित्र हो, चाहे सहयोगिता स्वयंवर हो, इसके पूछे जाएंगे 200%, इसका तोड़ नहीं है। बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा नल दमयंती स्वयंवर, ठीक है, पूछा गया है ये भी कि बालकृष्ण भट्ट का कौन सा नाटक है, नल दमयंती स्वयंवर, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट एक बहुत ही फेमस और निबंधकार है, ये भी ऐसा फेमस निबंधकार है, बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं इन्होंने, उपन्यास भी लिखे हैं। और भारतेंदु काल के, भारतेंदु युग के ऊपर देखा जाए तो एक प्रकार से वरिष्ठ सदस्य हैं ये, ना, भारतेंदु मंडल के भी। और शालिग्राम कृत अभिमन्यु, तो मैंने जिन पे स्पेशल इंपोर्टेंट लगाया वो तो आपको याद होना ही चाहिए, उनका कोई तोड़ नहीं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा देखो आप, पौराणिक नाटकों को ही परंपरा में वे नाटक भी रखे जा सकते हैं जो संत और भक्तों के चरित्र को आधार बनाकर लिखे हैं, ये अपना काम का नहीं है बिल्कुल भी। आलोच्य युग में बात करें तो ऐतिहासिक नाटकों में देखो भारतेंदु ने लिखा है नील देवी, बिल्कुल ठीक है। लाला श्रीनिवास दास का सहयोगिता स्वयंवर, राधा चरण गोस्वामी द्वारा अमर सिंह राठौड़, 1000 बार पूछा गया है। राधा कृष्ण दास का महाराणा प्रताप, बहुत बार पूछा गया है। इन सबसे अधिक लोकप्रियता महाराणा प्रताप को प्राप्त हुई है, तो जब जाहिर सी बात है फेमस है तो वैसे ही कृष्ण बन गया। संभवतः आलोच्य युग में रचित यही नाटक है जिसमें ऐसी ऐतिहासिक नाटकों में इन्हें स्थान दिया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रेम प्रधान में अगर बात करें तो ये लो रणधीर प्रेम मोहिनी, है ना। ये चारों के चारों नाम यहाँ एक साथ ही आ गए, ये देखो आप, ठीक है ना। गाइड में क्या करते हैं, आपको एक साथ मिलते हैं, लेकिन नरेंद्र वाली पुस्तक में हर चीज़ समझा के दी हुई होती है, ठीक है ना। इसलिए रणधीर प्रेम मोहिनी पढ़ लिया, एक होगा तप्ता संवरण, दूसरा हमने पढ़ ही लिया सहयोगिता स्वयंवर, तीसरा रणधीर प्रेम मोहिनी हो ही गया था, ठीक है ना। और चौथा कौन सा पढ़ा था अभी अपन ने, वो प्रहलाद चरित्र वाला, ठीक है ना, तो वो हो ही जाएगा, याद रखना है। ये तप्ता संवरण यहाँ दे रखा। खड़क बहादुर का हो जाएगा रति कुसुमा युद्ध, प्रणयनी परिणय पूछा गया है बहुत बार, मयंक मंजरी पूछा गया, किशोरीलाल गोस्वामी गोस्वामी का मयंक मंजरी और प्रणयनी प्रणयनी परिणय, ठीक है ना, मयंक मंजरी। जबकि मयंक महिमा नाम से एक रचना भी मैंने बताई थी, वो काव्य रचना बताई थी मयंक महिमा नाम से, किसके, कमेंट करके बताओ। भारतेंदु काल के कवियों में से ही है वो भी, ठीक है। शालिग्राम रथ हो जाएगी लावण्यवती सुदर्शन, गोकुलनाथ की हो जाएगी पुष्पवती। इनमें से रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये हिंदी का जो है पहला कौन सा नाटक है, अपने रणधीर प्रेम मोहिनी, ठीक है ना, पहला दुखांत नाटक हो जाएगा, देखिए रणधीर प्रेम मोहिनी, इंपॉर्टेंट लगा लेना, किसका ही है, लाला भाई का, ठीक है ना, लाला श्रीनिवास दास। इनमें से सबको विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई है समसामयिक उपादानों से लेकर लिखे गए नाटकों में अगर बात करें, यानी कि उस समय की
कंडीशन को लेकर है ना। भारत दुर्दशा पढ़ा हुआ है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा नई रोशनी का विष। भारत दुर्दशा इंपॉर्टेंट है यहाँ तक अभी तक। अंबिका दत्त व्यास का 1000 बार पूछा गया है, भारत सौभाग्य। तो यूँ ही लगता है बिल्कुल मयंक महिमा जो है वो, यहाँ पे हमने मयंक मंजरी नाटक पूछा है, तो म से मयंक मंजरी हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी का। लेकिन बालकृष्ण नहीं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद की कृति हो जाएगी मयंक महिमा, ठीक है ना, काव्य कृति है, इंपॉर्टेंट है। ये देखो अब आप यहाँ पे भारत सौभाग्य पूछा गया है, ठीक है ना। तो जैसे भारत दुर्दशा याद रह जाता है ना उनको भारत तेंदु का, वैसे भारत दुर्दशा नाम से एक नाटक मिलता है हमको प्रताप नारायण मिश्र का भी, याद है आपको। इसके अलावा भारत सौभाग्य हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। दुखिनी वाला 50 बार पूछा गया है। गोपाल राम देह घेमरी इंपॉर्टेंट नहीं, पर काशीनाथ का विधवा विवाह पूछा गया है, काशीनाथ का तरीका विधवा विवाह। और देवकी नंदन त्रिपाठी को छोड़ दीजिए। इन नाटकों में देश की उस समय की दुर्दशा को चित्र खींचा गया था। नीचे देखो कुछ और दिया हुआ है, प्रहसन यानी कि मजाक मस्ती के नाटक भी लिखे गए हैं, ताकि जिनको सुन के लोट पोट हो जाए और पढ़ने का मजा भी आ जाए, और समाज को वो भी दे सके अपन, क्या बोलते हैं उसको, शिक्षा भी। तो देखो, वैदिक हिंसा में हिंसा भवती, देवनागरी पढ़ा होगा सबने, जैसा काम वैसा परिणाम हो जाएगा बालकृष्ण का। और आचार विडम्बन, या आचार विडम्बन पूछा गया है। हालांकि बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही पूछा गया है 1000 बार। प्रताप नारायण मिश्र का ये पूछा गया है कलिक कौतक रूपक नाम से किसका है, ठीक है ना। के अलावा अथाचरण गोस्वामी का बूढ़े मुँह वहाँ से, ये के सारे कैसे हैं, ये हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली पर धार्मिक पाखंडों का खंडन करने वाले और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है। के अलावा नीचे छोड़ दो प्रतीकवादी, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट में तो है नहीं, ठीक। वस्तु तो तथ्य पढ़ने, तो तथ्य पढ़ने के लिए हम नगेंद्र थोड़े पढ़ेंगे, नगेंद्र जो पुस्तक है तथ्य के लिए थोड़े ना है ना। और दूसरा एक प्रवृत्ति विशेष की जानकारी के लिए और एक प्रकार से डिटेल में पढ़ने के लिए चीज़ों को है कि चलो कोई एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाए, कोई विशेष प्रवृत्ति मिल जाए। तो तथ्य तो नोट्स में से, पढ़ने वाली बुक में से, प्रतियोगिता साहित्य से, जो आपकी टीचर वगैरह नोट्स दिखाते हैं वहाँ से पढ़ा करो, और लिमिटेड पढ़ा करो, बार बार पढ़ा करो। हज़ारों किताब मिलती, 1000 की 1000 ही बेस्ट है, कोई बेकार नहीं बताऊँगा मैं तो, पर बस 1-2 चूज करके उन्हीं को रिपीट करो। वस्तु तो भारतेंदु काल में नाटकों की रचना का मूल उद्देश्य मनोरंजन के साथ जनमानस को जागृत करना था और उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न करना था। फलस्वरूप इसमें सत्य, त्याग, न्याय, उदारता आदि मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न कर रहे, भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम जगाने, अनुकरणीय पौराणिक एवं ऐतिहासिक चरित्रों के प्रति समाज को आकृष्ट करने और नवीनता की आंधी से समाज को सुरक्षित करने का, उसका सुधार और परिष्कार करने पर अधिक बल दिया गया। शास्त्रीय दृष्टि के से भारतेंदुकालीन नाटक संस्कृत नाट्यशास्त्र की मर्यादा की रक्षा करते हुए युग और परिस्थिति के अनुसार थोड़ी छूट लेकर लिखे गए हैं। साथ ही पाश्चात्य शास्त्र के प्रभाव से भी वो अछूते बिल्कुल भी नहीं। पाश्चात्य ट्रेजेडी की पद्धति पर दुखांत नाटक लिखने की परंपरा का श्री गणेश स्वयं भारतेंदु ने किया। हो गई इंपोर्टेंट लाइन, बिल्कुल ठीक है ना। क्योंकि पहला दुखांत नाटक कौन सा पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना, पढ़ के आए थे ना, किसका था वो, लाला श्रीनिवास दास का ही था ना, रणधीर प्रेम मोहिनी, ये रहा रणधीर प्रेम मोहिनी श्रीनिवास दास का पहला हिंदी का दुखांत। इस समय पारसी थिएट्रिकल कंपनियां स्थापित हो चुकी, उनका उद्देश्य व्यवसायिक था। देखो क्या होता है ना, जब जो वेस्टर्न कल्चर था ना वो जब भारत में स्थापित होने लगा, तो वो जब नाटक वगैरह दिखाते थे तो उनका उद्देश्य था कि बहुत बढ़िया तरीके से नाटक दिखाया जाए, चाहे कुछ भी उसके लिए करना पड़े, चाहे उसमें मर्यादा का भंग हो चाहे ना हो, ठीक है ना, मर्यादा भंग हो तो भी चलेगा, उनका पैसा कमाना उनका उद्देश्य। तब भारतीय नवरीश चंद्र जो एक खूब करोड़पति संपत्ति थी उनके पास, देश के लिए खूब न्यौछावर किया उन्होंने, फ्री में नाटक बनाया लोगों के लिए। कुछ नाटक तो एक रात में बनाए थे, कुछ नाटकों में तो खुद ने अभिनय किया है, ताकि भारतीय जनता को भारतीय नाटकों की तरफ और अच्छे अच्छे नाटकों की तरफ वो लेकर चल सके। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि पारसी थिएट्रिकल कंपनियों ने क्या किया, उद्देश्य था व्यवसाय करना। फलस्वरूप इसमें अत्यंत हीन रुचि के दृश्यों का राजगानों की योजना की जाती थी। भारतेंदु ने इसका प्रबल विरोध किया और सांस्कृतिक साहित्यिक उद्देश्य नाटकों का महत्व दिया। उसके बाद हिंदी साहित्य में नाटकों की परंपरा कुछ दबसी गई है और धीरे धीरे पारसी कंपनियों के नाटक जनता में विशेष लोकप्रिय हुए। उस समय तक हिंदी प्रदेश की सामान्य जनता का मानसिक स्तर पर पर्याप्त ऊंचा था। क्रमशः उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ साथ जन रुचि में परिवर्तन हुआ। कुल मिला के बात यह है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटक कब लिखे गए थे शुरुआत में,
भारतेंदु युग में, क्योंकि द्विवेदी युग में नहीं लिखे गए थे। फारसी कंपनियों के लिए लिखे जाने वाले नाटक की परंपरा समाप्त हुई और प्रसाद जी के नाटकों से हिंदी में साहित्यिक नाटकों का फिर से द्वितीय उत्थान शुरू हुआ। ठीक है ना, ये हो जाएगा प्रसाद जी के नाटकों से द्वितीय उत्थान, प्रथम उत्थान भारतेंदु काल से। प्रस्तुत संदर्भ में भारतेंदु साहित्यकारों का अनुदित नाटकों पर विचार कर लेना भी उचित होगा। यह साहित्यकारों द्वारा अनुदित है। ये हमने भारतेंदु के तो कर ही लिया अनुदित, औरों को भी देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे मिलता है कि अनुवाद से न केवल नाटक साहित्य को नवीन दृष्टि प्राप्त हुई है, बल्कि हिंदी साहित्य के रचनाकारों को विस्तृत आयाम भी प्राप्त हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर आप अनुवाद करोगे, पढ़ोगे तो सही ना उस रचना को, पढ़ोगे तो आप उस रचना के लिखने वाले का जितना एक्सपीरियंस है ना, वो अपने अंदर खुद गेन कर लोगे, समझ लोगे ना, कितना आगे पहुंच जाओगे। एक्सपीरियंस मिलता है ना कोई भी रचना पढ़ते। सन 1862 में लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद करके हिंदी प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट किया। भारतेंदु द्वारा हिंदी नाटकों का उल्लेख इससे पूर्व किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त होने वाली प्रमुख अनुवादों की तालिका नीचे दी जा रही है। ठीक है ना, मतलब कुल मिला की बात है कि इनके अनुवाद किए गए थे इन रचनाओं का। ठीक है ना, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का किया था नंदलाल विश्वनाथ ने, और बाल कादनी मित्र नाम से भी लाला सीताराम ने किया था। ठीक है, बाकी तो कुछ इंपॉर्टेंट और मैं बताता हूँ आपको, इसमें तो कुछ नहीं है। ये उत्तर राम से तो 1000 बार पूछी गई है कि भवभूति की रचना है। हालांकि ये भारतेंदु काल से संबंधित नहीं पूछी जाती है, ये भक्ति काल में पूछी जाती है, या फिर ऐसे नॉर्मल पूछी जाती है कि उत्तर रामचरित के लेखक कौन है, भवभूति। ठीक है ना, ये बहुत बार पूछी गई, इसको याद रखना। ठीक है, ये बात मैं बात करता हूँ। और एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं जो बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, उसका एक ही तोड़ है, प्रीवियस पेपर सोल्व करना, चाहे किसी भी स्टेट के हो। क्योंकि हिंदी तो हिंदी होती है ना, किसी स्टेट में क्या फ़र्क पड़ता है, जब तक एक विशेष सिलेबस ना हो तब तक हिंदी सेम ही रहती है। और जब तक आप जितने अधिक से अधिक टेस्ट, मुझसे मत पूछो, आपको जो आपके आसपास जो जॉब लगा हुआ है ऑलरेडी, उससे पूछो कि आपने क्या प्रक्रिया अपनाई थी। टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टेस्ट जितने हो सके उतने लगाओ। हो सकता है जहाँ तक लगे हुए टेस्ट को दोबारा लगाओ, कोई बात नहीं, आपने लगा लिए, फिर दोबारा उनको लगाओ। ठीक है ना, उनको अटेंड करो टेस्ट, जैसे भी करके, चाहे देख देख के करो, टिक टिक के करो, नहीं आ रहा नहीं आएगा कोई बात नहीं, गूगल कर करके उनको करो, बस टेस्ट करो। पढ़ना एक लिमिटेड होता है, टेस्ट से ही पार पाया जाएगा। नीचे देखते हैं माइकल मधुसूदन दत्त वही जाएगा ये, चलो चलो कुछ नीचे इंपॉर्टेंट है नहीं। या हो ही गए अपने अंग्रेजी नाटकों के अनुवाद, मर्चेंट ऑफ वेनिस का पढ़ ही लिया था हमने, है ना। नीचे कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं मैं बताया था। ऊपर चलता है पेज नंबर 461 पे, इस वाले पेज में हो जाएगा कि शेक्सपियर के नाटकों में इन अनुवादों के अतिरिक्त बाबू तोताराम ने तो जोसेफ एडिसन के नाटक केटो का भी अनुवाद किया था। ठीक है ना, कृतांत नाम से, है ना। कभी पढ़ा नहीं है ये, कभी मतलब से देखा नहीं है, पर ठीक है। अंग्रेजी भाषा को हिंदी की आत्मा के रूप में अवतरित करने की दृष्टि से चाहे न हो, किंतु हिंदी नाटकों को नई दिशा देने की दृष्टि में ये अवश्य मान्य होने चाहिए। अंग्रेजी नाटकों के संपर्क में आने का परिणाम था कि लाला श्रीनिवास दास ने रणधीर और प्रेम मोहिनी नामक दुखांत नाटक की रचना की। इसके संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी ने लिखा भी, अब देखो ये प्रसंग इंपॉर्टेंट होते हैं, जो विशेष नाम देकर लिखे जाते हैं ना शुक्ल जी की बुक में, नगेंद्र जी की पुस्तक में, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर रणधीर और प्रेम मोहिनी नाम ही रोमियो एंड जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है। यह संस्कार संक्रमण और महत्वपूर्ण कार्य संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी अनुवादों का कारण ही हुआ है। ये पंक्तियां किसकी है, शुक्ल जी की है। अब ये पंक्तियां नगेंद्र गिरी नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बकायदा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं हम भारतेंदु युग में लिखे गए उपन्यास। ठीक है, नाटक तो हमने पढ़ लिए भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग के उपन्यासों की रचना हमको प्रेरणा जो है सबसे पहले बंगाल से मिलती है, और फिर उसके बाद अंग्रेजी उपन्यासों से मिलती है। और ये हमने सिद्ध कर लिया है, ये देखो सेम टू सेम पंक्तियाँ दी हुई है। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु माना जाता है। अब ये ऐसा नहीं है कि नगेंद्र की पुस्तक में दिया हुआ है तो ये नगेंद्र की पंक्तियाँ हो जाएगी, नहीं। जगत विख्यात है, पहले शुक्ल जी ने लिखा था तो शुक्ल जी की पंक्ति है। ठीक है ना। इसके बाद श्रद्धाराम फिल्लोरी ने भाग्यवती लिखा है 77 में। ठीक है ना, मतलब इसके बाद इनसे मतलब लिखा पहले है, परंतु इसको क्या ना लघु सामाजिक उपन्यास कहा जा सकता है, इसको पूर्ण दर्जा नहीं मिला है प्रथम उपन्यास का। ठीक है, लेकिन जिसे कहा जाता है ना उपन्यास, वो है लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु।
तो भाग्यवती की रचना के पूर्व बंगला में सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों ही प्रकार के अच्छे उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। बंगला में है ना, यानी कि बांग्ला भाषा में। हिंदी के मौलिक उपन्यासों की रचना आरंभ होने के पूर्व बांग्ला उपन्यासों के अनुवादों की लोकप्रियता मिल चुकी थी। हिंदी के भारतेंदु युगीन मौलिक उपन्यासों पर संस्कृत कथा साहित्य एवं प्रवर्ती नाटक साहित्य के प्रभाव के भी बांग्ला उपन्यासों की छाप लक्षित की जा सकती है। और हमने पढ़ा भी तो था यार कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बार पता नहीं किस यात्रा में गए थे बांग्ला की तरफ, तो उधर का साहित्य कुछ भिन्न रूप से चला आ रहा था और बहुत रोचक भी था, परंतु उसको जैसा था तैसा ही उन्होंने ग्रहण न करके अपने समाज की संवेदना को स्पष्ट करते हुए, महसूस करते हुए उन्होंने अपने नाटक, अपने गद्य साहित्य को एक अलग ही रूप प्रदान किया। इस युग के उपन्यासकारों में लाला श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाकृष्ण दास, लज्जाराम शर्मा, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी उल्लेखनीय, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु जी के उपन्यास लिखे होंगे हिंदू गौण मात्रा में, तो वो कभी मुझे नहीं दिखता, कभी किसी ने जान पूछे हैं तो हो सकता है पूछे गए हो, परंतु यही नाम इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देवकी नंदन खत्री। पहले नंबर पे इनसे प्रश्न आएगा ही आएगा। अगर इनसे प्रश्न बच गया बाई चांस, तो फिर बालकृष्ण भट्ट से प्रश्न आएगा ही आएगा। बच गया तो लाला श्रीनिवास दास कहीं नहीं जा रहे। किशोरीलाल गोस्वामी ने तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सबसे ज़्यादा उपन्यास लिखे हैं किशोरीलाल गोस्वामी ने, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना? तो इनसे तो प्रश्न आता ही आता है। वरना राधाकृष्ण दास, लज्जाराम शर्मा, गोपाल राम गहमरी, इनके तो पकड़ में भी आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं न कहीं थोड़ा-सा अलग प्रकार के लिखे हैं ना, थोड़े-से। आ जाएगा समझ में, नहीं बताता हूँ मैं। की बात करें तो देखो भारतेंदु का सामाजिक लिखे हैं, बिल्कुल ऐतिहासिक, तिलस्मी और अय्यारी, बल्कि इसमें लिखे गए, इसके बाद तो मिलते नहीं है। जासूसी तथा रोमानी उपन्यास मिलते हैं। आगे चलकर द्विवेदी युग में अधिक विकसित हुई आलोच्य युग के सामाजिक उपन्यासों में बात करें तो भाग्यवती और परीक्षा गुरु, अति अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट की रहस्य कथा, क्योंकि जो बालक कृष्ण है ना भैया, उनकी जो लीला है ना समझ में नहीं आती, बहुत रहस्य है उनकी लीलाओं। तो बालकृष्ण भट्ट की हो गया रहस्य कथा। अब यहाँ बालकृष्ण से आपको याद रह जाएगा बालकृष्ण का रहस्य है, जबकि राधा कृष्ण अलग है। तो निस्सहाय हिंदू, तो राधा और कृष्ण ने क्या किया, हिंदुओं पर, सभी जनता पे, निस्सहाय लोगों पे उन्होंने क्या की, कृपा बरसाई है। तो राधा कृष्ण दास का हो जाएगा निस्सहाय हिंदू। और ये देखो नूतन ब्रह्मचारी किसका हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण पे आरोप लगते हैं कि कृष्ण जी जो है, कुछ लोग इसमें आरोप लगाते हैं कि राधा जी और गोपियों के साथ उनका काम से और अन्य भी प्रकार के व्यवहार था, लेकिन वो एक प्रकार से छोटे से बच्चे थे, 7 साल के, तभी तो वो निकल चुके थे वहाँ से, क्या बोलते हैं, वृंदावन वगैरह से। शायद 7 साल या 11 साल, जो भी, काफ़ी टाइम हो गया वो पुराण पढ़ा हुआ। पर हाँ, बहुत छोटे बच्चे थे वो, है ना। इसलिए एक पंक्तियाँ भी लिखी हुई मिलती है कि, एक कथा सुनाता हूँ फिर पंक्तियाँ सुनाऊंगा। इसमें यूँ मिलता है कि श्री कृष्ण से गोपियाँ पूछती है कि उधर दुर्वासा ऋषि आए हैं नदी के पार, हम कैसे जाएं। दुर्वासा ऋषि का आपको पता है ना, मतलब श्राप वगैरह बहुत भयंकर रहता है उनका, अगर दे देते हैं तो वो, है ना, और कृपा भी बड़ी भारी रहती है, क्योंकि भगवान के है वही अंश अवतार माना जाता है उनको भी। तो गोपियों ने कहा कृष्ण से कि हमें रास्ता चाहिए, कैसे जाएं, और यमुना तो अपने भयंकर प्रवाह में चल रही है। तो कृष्ण ने कहा कि ऐसा करो, तुम मुझसे बोलना कि कृष्ण ने ऐसे कुछ पंक्तियाँ थी, मुझे स्पष्ट याद नहीं, कि कृष्ण ने अगर अपने जीवन में कभी भी मन में काम भावना का समावेश नहीं किया है तो, है नदी, हमको रास्ता मत देना, इस टाइप से था। या फिर अगर नहीं किया है ना तो मुझे रास्ता दे देना, ऐसा बिल्कुल। तो वो गोपियाँ शायद पागल हो जाती है, बोला यार ये तो दिन रात हमारे साथ रासलीला रचाता रहता है, पता नहीं ऐसे बिल्कुल लड़कियों के पीछे बैठा रहता है, यही ऐसी सोच नहीं रखेगा तो कौन रखेगा, झूठ बोल रहा है ये तो। लेकिन उन्होंने ऐसा किया, नदी से पूछा तो नदी ने रास्ता दे दिया एकदम बिल्कुल। तो कृष्ण भगवान यार भगवान है, वो सब इन चीज़ों से परे हैं। वो कहते हैं कि जिस चीज़ में आप लगे हुए हो और आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे हो ना, तो उसका आपको फल नहीं मिलता है। जैसे आप क्लास में बैठे हुए हो, लेकिन आप प्रेज़ेंट हो, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो आपको चीज़ें याद नहीं होती है। उपस्थित होते हुए भी आपको वो चीज़ लगती नहीं है। आप मोबाइल देख के खाना खा रहे हो, कब आपने 4 रोटी खा ली, पता ही नहीं चला, तो वो आपको लगेगा नहीं बिल्कुल भी, ये यकीन करो आप, ऐसा बिल्कुल। अर्थात जो कार्य हम अपने आप से करते हैं और उसको हम अपने आप पर फल महसूस नहीं करते हैं, उसका फल हम ईश्वर को या किसी और को अर्पित कर देते हैं, तो उसका फल हमको नहीं लगता, चाहे वो पाप हो, चाहे पुण्य हो, किसी प्रकार। तो जब ये पार करके दुर्वासा ऋषि के पास जाते हैं, खूब भोजन खिलाते हैं, 56 भोग खिलाते हैं उनको, बाद में इनसे फिर कहते हैं, बोला पार करवाओ, मैं पार करना है यमुना नदी को। बोला आए कैसे थे? बोला आए तो ऐसे-ऐसे थे, कृष्ण से कहा था हमने। तो बोला जाओ और कह देना कि अगर दुर्वासा ऋषि ने अपने जीवन में कभी भी एक भी दाना अन्न का अगर ग्रहण नहीं किया है, तो हमें नदी रास्ता दे देना। वो भी फिर पागल हो गए।
बोला अब भी तो साले ने 56 वो खाया ऐसा, बिल्कुल एकदम बार बार एक के बाद एक थे, कैसे झूठ बोल रहा है ऐसा बिल्कुल। ये फिर कहा, फिर नदी ने रास्ता दे दिया। तो वो तो एकदम बिल्कुल ही भावुक हो गए, पागल हो गए। कृष्ण से जाके इसका रहस्य पूछा, तो इसका रहस्य यही था कि जब भी हम कोई प्रक्रिया करते हैं या फिर कोई भी काम जब हम करते हैं ना, तो उसका अगर हम स्वयं को अर्पित न करके ईश्वर को अर्पित कर देते हैं उस चीज़ को, तो उसका फल हमको नहीं लगता है। तो दुर्वासा ऋषि ने भी वो सिर्फ खाए हैं, लेकिन वो स्वयं को समर्पित न करके परमपिता परमेश्वर के चरणों में उनको अर्पण कर दिया। इस कारण उनका फल उनको नहीं मिला, है ना। वैसे तो कोई डीप बात है, ये देखा जाए तो बहुत डीप इसमें एक दर्शन छुपा हुआ है, पर फिलहाल तो जितना समझ में आ जाए हमको। और एक पंक्ति ये भी मिलती है कि लाख मन को काम से परे रखा सदा मगर, फिर भी कृष्ण के लिए ये सोच विद्यमान है। होगा कृष्ण, कृष्ण ही था, ठीक है ना। मतलब लाख मन से काम से, मतलब इतना काम भावना से और इतना अलग रखा, इतना शुद्ध प्रेम था गोपियों का, फिर भी लोग समावेश कर ही देते हैं ना। हम राम भक्ति साहित्य में भी पढ़ते हैं। तो लाख मन को काम से परे रखा सदा मगर, फिर भी कृष्ण के लिए ये सोच विद्यमान है। गोपियाँ भला बुरा कहे दे लाख गालियाँ, सिर्फ और सिर्फ गोपियों को ही अधिकार है कृष्ण को भला बुरा कहने का, उनको गालियाँ देने का, और किसी के पास अधिकार नहीं है ये चीज़, क्योंकि गोपियों ने वो चीज़ कमाई है। लाख मन को काम से परे रखा सदा मगर, फिर भी कृष्ण के लिए ये सोच विद्यमान है। गोपियाँ भला बुरा कहे दे लाख गालियाँ, होगा कृष्ण, कृष्ण ही था, कृष्ण उनकी जान है। हर जन्म में कृष्ण तुम ही मिलना बन पिया हमें, दूर एक दूसरे से वक्त ने किया हमें। तो ये वाला एक गीत है, बहुत शानदार गीत है, 3 बंद का गीत है, मेरा ही लिखा हुआ है। तीसरा बंद था इसमें, ये अंतिम। तो आगे पढ़ते हैं अपन। नूतन ब्रह्मचारी जो है, नूतन ब्रह्मचारी भी याद रह जाएगा कि बाल कृष्ण का जो है वो नूतन ब्रह्मचारी है। अब अगर ये याद रह जाएगा आपको तो अच्छी बात है, अगर ये डिस्कस किया था, क्योंकि नूतन ब्रह्मचारी अगले ही आप जो भी पेपर देने जाओगे पूछ लेगा वो 200%। और राधा कृष्ण दास का निस्तार हिंदी तो याद हो ही जाएगा कि निस्तार लोगों पे कृपा करते हैं कौन, राधा कृष्ण दास। और राधा तो वो है कि कहते हैं ना कि तत्वन का तत्व, क्या बोलते हैं उसको यार, पंक्तियाँ थी ना यार, तत्वन को तत्व वृषभ भानु, तत्वन को तत्व जग हाँ, तत्वन को तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, श्री कृष्ण हो को तत्व वृषभ भानु की दुलारी है। अर्थात श्री कृष्ण हो को तत्व तो वृषभ भानु की दुलारी है, अर्थात राधा जी तो कृष्ण से भी बड़े हैं, ऐसा है बिल्कुल। तो ये याद रखना, निस्तार हिंदू हो जाएगी अपने राधा कृष्ण दास जी की, बाल कृष्ण भट्ट की हो जाएगी रहस्य कथा, और नूतन ब्रह्मचारी हो जाएंगे बाल कृष्ण जी का, ठीक है ना। ये उपन्यास है ये। और एक हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। अब जाहिर सी बात है, 100 अजान और एक सुजान से कैसे भी करके याद कर लो। 100 गोपियों के बीच में एक सुजान रहता था, अपने ऐसे भी याद रख लो, कैसे भी करके याद करना है तो बालकृष्ण याद हो जाएगा। लज्जाराम, लज्जाराम को हो जाएगा धूर्त रसिक लाल। अब जाहिर सी बात है, रसिक लाल आदमी होगा, धूर्त होगा तो उसको लज्जा ही नहीं आएगी ना। तो लज्जाराम का याद कर लो आप, उसको लज्जा नहीं आती, धूर्त आदमी है, धूर्त रसिक लाल, ठीक है ना। और स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, जाहिर सी बात है, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, इस टाइप का नाटक कौन लिखेगा जिसमें लज्जा नहीं आती जिसको, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। इन लक्ष्मी और रमा को बंधन में बांध रखा है, लज्जा ही नहीं आती। किशोरी लाल गोस्वामी का हो जाएगा सौभाग्यश्री और त्रिवेणी, ठीक है। ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये ऊपर के सारे ही इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी दे के बोल रहा हूँ, मैं 500% बोल रहा हूँ, इस साल अभी यूजीसी नेट का एग्जाम है 18 तारीख को, यहाँ से प्रश्न नहीं आ जाएगा, मैं बता दूंगा आपको, आ जाएगा। इन सभी उपन्यासों का लक्ष्य समाज की कुरीतियों का सामने लाकर उनका विरोध करना था और आदर्श परिवार और समाज की रचना का संदेश देना है। ये सभी उपन्यास स्वोद्देश्य से लिखे गए हैं और उन लेखकों ने प्राय प्रारंभ में ही अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है। सामाजिक उपन्यासों की तुलना में आलोच्य युग में ऐतिहासिक उपन्यास बहुत कम लिखे गए हैं। किशोरी लाल गोस्वामी का नाम बड़ा उल्लेख है, लवंगलता उपन्यास को ऐतिहासिक उपन्यास की मर्यादा देना उचित नहीं है। अब देखो, इसके बारे में डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, और किशोरी लाल गोस्वामी के मैंने त्रिवेणी और सौभाग्यश्री उस टाइम पे इंपॉर्टेंट नहीं बताए, क्योंकि लवंगलता पूछा जाता है बार बार ही, तो मैं यही बताऊंगा ना आपको। लवंगलता उपन्यास जो है वो इम्पोर्टेंट है किशोरी लाल गोस्वामी का। उपन्यास को ऐतिहासिक, ठीक है, ये हो ही गया। नीचे आता है तिलस्मी वालों में, है ना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रम से याद करो, लाइन से याद करो, कंठस्थ करो, लिखो, टैटू करवाओ, जो मर्जी करना है करो, तो देवकीनंदन खत्री के सारे उपन्यास याद होने ही चाहिए, कोई इसकी तोड़ नहीं है इनका। चंद्रकांत का लिखा था 82 में, 1882 में, न कि 1982 में। इतना फेमस हुआ बहुत ज़्यादा,
कि इसके बाद दूसरा उपन्यास इन्होंने लिखा उतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ ही नहीं। लोगों ने हिंदी भाषा सीखी थी इसको समझने की नहीं है। इतना ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांत। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास है जिसमें बहुत ज़्यादा नाम फेमस है देवकीनंदन खत्री का। उसके बाद चंद्रगाथा संतति लिखी थी, लेकिन वो 10 साल बाद नहीं लिखी, 16 साल बाद लिखी है ना। तो 16 साल नहीं, लगभग 14 साल बाद, ठीक है ना, चंद्रकांता संतति। लेकिन याद रखना चंद्रकांता के बाद ही हो जाएगा चंद्रकांता संतति। जब क्रम से लगाएंगे तो नरेंद्र मोहिनी आएगा, फिर वीरेंद्र वीर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर और दे रखा है अपने 1899 में हो जाएगा अपने कौन सा, कुसुम कुमारी। और ठीक है, बाकी यही इंपॉर्टेंट है बस। ये पूछे गए हैं सारे के सारे। चंद्रकांता 1 नंबर पे, चंद्रकांता 1, नरेंद्र 2 नंबर पे, चंद्रकांता नरेंद्र वीर संतति, ठीक है। चंद्रकांता नरेंद्र वीर संतति, ठीक है, नरेंद्र वीर संतति। बहुत बढ़िया, कैसे भी करके याद करना है इनको। ये चारों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चारों का क्रम पूछा हुआ है ऑलरेडी। और वैसे भी नाम से तो पूछा जाता है कि वीरेंद्र वीर किसकी कृति है, देवकीनंदन खत्री की। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो चंद्रकांता है पूछे, क्योंकि वो सारे जमाने को याद है। चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, ठीक है ना। कुसुम कुमारी हो गया है, याद रखना है इनको, ठीक है। हरे कृष्ण जौहर का कुसुम लता है, कोई खास नहीं है। तो यह खूब प्रिय हुई है भाई, ठीक है। रहस्य रोमांच प्रिय सस्ती कल्पना की पुष्टि मिलती है। सस्ती कल्पना, ठीक है ना। प्राय कोई सुंदरी राजकुमारी किसी रहस्यमय तिलस्मी इमारत में कैद हो जाती है और उसका प्रेमी राजकुमार अपने हरफनमौला अय्यार की सहायता से तिलस्म तोड़कर पहुंचता है, ठीक है ना। वो आता था ना पहले, हातिम नाम से एक नाटक आता था, वो स्टार उत्सव पर अलग अलग चैनल्स पे। मैं तो बहुत देखता था भाई हातिम को। मैं तो अभी भी कभी कभी इच्छा हो जाती है तो शक्ल याद रखने के लिए हातिम की और यूट्यूब पर सर्च कर लेता हूँ, ठीक है ना। पूरे 4 साल मैंने बीटेक में कुछ सीखा चाहे नहीं सीखा, पर ये जरूर सीखा है कि कोई भी कंटेंट कैसे सर्च करना है, भले वो मिले चाहे न मिले, चाहे मेरे को यूट्यूब पे हो चाहे गूगल पे ही ना हो, मतलब उसको भी फाइंड करना ऐसा है। कर ही लेते हैं जैसे तैसे करके। अब ये चीज़ें तो यूट्यूब पे तो कैसे बोलूँगा अगर। और तो ठीक है यार, ये हो ही जाएगा। तिलस्मी उपन्यासों में चंद्रकांता संतति की ऐसी धूम मची, इसको पढ़ने के लिए उर्दू जीवी लोगों ने भी हिंदी सीखी है। इस युग के जासूस उपन्यास में कौन फेमस है, गोपाल राम ने जय मरी की अद्भुत लाश सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, अद्भुत लाश। अब देखो ये अद्भुत लाश इस टाइप का तो अपने कुछ पढ़ा ही नहीं है देवगिरी खत्री ने, क्योंकि उन्होंने लिखे हैं तिलस्मी और अय्यारी। जबकि जासूस अलग होता है भाई। जासूस होता है खून वून हो गया, पता करना है कि इसकी बीवी को किसने मारा, उसके पति को किसने मारा, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। या वो चोरी किसने की, और वो सब चीज़ें। अद्भुत लाश नाम से हो जाए गोपाल राम गहमरी को, इनको क्या कहा जाता है, कर्नल डायन ऐसा कुछ आएगा ना भी नाम, है ना, जिसको वो कहा जाता था। अभी आ जाएगा या तो कानन डायल जिसे कहते हैं ना, जो मतलब विदेश में कोई फेमस राइटर होगा जासूसी लिखने का, उसकी उपाधि इनको दी जाती है। तो गोपाल राम गहमरी ने भारतेंदु युग के अंतिम चरण में लिखना आरंभ किया था। लगभग 200 जासूसी उपन्यास लिखे हैं, किंतु बहुसंख्यक उपन्यास तो द्विवेदी युग की सीमा में लिखे गए हैं। भाई उस सीमा में लिखे गए हैं, वो हो सकता है उस टाइम पीरियड में, ठीक है ना। इसके अलावा हो जाएगा अपने को जासूसी उपन्यासों में भी घटनाएं हैं वगैरह वगैरह छोड़ो। ये देखो आप, रोमानी उपन्यासों में ठाकुर जगमोहन का, अब जग में मोहन का सपना सभी देखना चाहते हैं तो श्यामा स्वप्न हो ही जाएगा ना। ये मैंने जब आपको वहाँ पे काव्य कृतियाँ बताई थी तब भी जगमोहन का श्यामा स्वप्न बताया था आपको। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज जितने भी अपने उपन्यास पढ़े, नाटक पढ़े हैं ना, मैं गारंटी दे के बोल रहा हूँ 3 से 4 प्रश्न अभी जो लेटेस्ट पेपर नेट का आ रहा है नहीं दिख रहा है तो मुझे बता देना, मैं आपको बताऊंगा उसी दिन। पेपर भी है, ऑफलाइन भी इस बार पेपर। इसके बाद हम बात करें उपयुक्त उपन्यासों में सबसे महत्वपूर्ण सशक्त धारा उन सामाजिक उपन्यासों की है जिनका श्री गणेश श्री परीक्षा गुरु से हुआ था। अन्य उपन्यासों का महत्व इतना ही है कि उनसे सामान्य जनता में हिंदी की लोकप्रियता बढ़ी है, बस, ठीक है। उनका नाम नहीं बताया। इसके अलावा नीचे कुछ दे रखा है, गोस्वामी जी ने मानवीय प्रेम के विविध पक्षों के उद्घाटन में अपनी शक्ति का अपव्यय किया है। वस्तुतः जीवन के यथार्थ को कला में ढालने के वाले उपन्यासों की रचना की वातावरण अभी नहीं बन पाई थी। शैली का आरंभ चलकर द्विवेदी युग में हुआ था, है ना। मतलब जो उपन्यास नाम की शैली है एक प्रकार से जो बहुत ज़्यादा विकास हुआ वह द्विवेदी युग में हुआ है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्वाधिक अनुवाद बांग्ला भाषा से किया गया है। बांग्ला साहित्य में बंकिम चंद्र चटर्जी, रमेश चंद्र दत्त और तारकानाथ गांगुली,
और दामोदर मुखर्जी के उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुए हैं। अतः हिंदी में हिंदी के उपन्यास अनुदित किए गए और इनके उपन्यास नीचे दिए गए। अब मुझे ये बताओ आपको, ठीक है बाकी इसमें तो बंग विजेता हो ही जाएगा। ठीक है, बंग विजेता किसका है ये? रमेश चंद्र दत्त का। ठीक है, जिसका अनुवाद गदाधर सिंह ने किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी का हो जाएगा। ठीक है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक फेमस उपन्यास है, फेमस कृति है जो पूछी जाती है बार बार ही। कौन सी कृति मुझे बताओ एक बार। ठीक है, मैं भी आपके कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, हाथी मेरा साथी नहीं है बंकिम चंद्र चटर्जी की एक रचना है। रामकृष्ण वर्मा ने चित्तौड़ आनंद मठ, बिल्कुल बहुत बढ़िया एकदम। आनंद मठ बहुत बार पूछी गई है। बंकिम चंद्र चटर्जी वही है क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आप बताओ कमेंट करके मुझे। टेलीग्राम पे मत बताओ, जो यूट्यूब पे जो सुन रहे हैं वो बताएंगे। यार वंदे मातरम किसने लिखा था ना, अपने देश में बड़ा फेमस है ना ये, राष्ट्रगीत है हमारा, है ना। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्ते श्यामलम मातरम वंदे मातरम। तो कार्तिक प्रसाद ने लिखा था ईला नाम से, प्रमीला जया तथा मधुमालती, गोपाल राम गहमोरी ने। अभी ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, नीचे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर जो हमने 5-7 कवि पढ़े हैं नाटक में और उपन्यास, इनको आप पढ़ो, याद करो, नज़र से निकाल लो बस। बस कोई दिक्कत नहीं है। नीचे चलते हैं अगले पेज पे। कुछ पंक्तियाँ दी हुई है, छोड़ो ये अपने बिल्कुल भी काम की, वैसे इतनी नहीं है। यह निर्विवाद है कि बांग्ला उपन्यासों से हिंदी लेखकों की रचना संस्कार के साथ ही राष्ट्रीय जागरण का आलोक भी प्राप्त हुआ है ना, बिल्कुल। क्योंकि जो नव जागरण का या पुनर्जागरण का स्वर सबसे पहले मिलता है ना, बांग्ला साहित्य में देखना मिलता है। तो जाहिर सी बात है, जब बांग्ला साहित्य हम कॉपी करेंगे या उनसे अनुकरण करेंगे तो जाहिर सी बात है कि क्या कहते हैं उसको, राष्ट्रीय जागरण का भी स्वर हमारी रचनाओं में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये छोड़ दो आप, इसके अलावा गोपाल राम गेहमरी का गुप्तचर, गुप्तचर पढ़ ही लिया था हमने वैसे भी वहाँ पे। ठीक है ना, और वो देख ही लिया था, अद्भुत लास्ट देख ही लिया था हमने। ठीक है, बाकी तो अब ऐसा नहीं है कि इनकी कृतियाँ इनकी रचनाएं खत्म हो गई, नहीं। द्विवेदी युग में जब हम पढ़ेंगे तो उस सीमा के अंदर जितने भी भारतीय युग के कवियों ने लेखकों ने रचनाएं की है वो वहाँ फिर से पढ़ेंगे हम। और जो वहाँ इंपॉर्टेंट होगी मैं जरूर बताऊंगा। फिलहाल यहाँ जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दी, और जो नहीं है वो भी बता दी। हो सकता है कि जो नहीं बताई उनमें से कभी क्वेश्चन आ जाए, फिर ये भी एक बहुत बड़ी रिस्क की बात होती है कि इनको आप कम ध्यान दो, ऐसा है। ठीक है ना, ये बात ये है। क्योंकि पढ़ा हुआ जो है ना वो 90% आएगा, नहीं पढ़ा हुआ हो सकता है 10% आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता कि सारी गौड़ रचनाएं पूछ ली गई। ठीक है, इसके अलावा कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। वामा मनोरंजन पूछा जाता है कभी कभी, शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी है ये। हाँ, ये पढ़ते हैं डिटेल में कि आलोचित युग में आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ नहीं हुआ था। जाहिर सी बात है यार, वो आपको खुद को पता है कि कहानी जो हम पढ़ते हैं तो वो द्विवेदी युग में पढ़ते हैं, वहाँ पे बहुत सारी बढ़िया बढ़िया कहानियाँ पढ़ते हैं हम। इंदुमती हो गई, ठीक है ना, टोकरी पर मिट्टी हो गई, प्लेग की चुड़ैल, ये पढ़ लिया अपन ने, क्योंकि 1901 के आसपास। तो यहाँ पे हम कहानियों को इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, और लिखी भी नहीं गई है, इंपॉर्टेंट है भी नहीं। बस इतना सा याद रखो, पहली पंक्तियाँ कि आलोचित युग में आधुनिक कलात्मक कहानियों का प्रारंभ नहीं हुआ। कहानियों के नाम पर जो प्राप्त होता है ना, जैसे नवल किशोर की रचना हो गई और 100 कहानियाँ, ये सब चंडी प्रसाद की, ये लोक प्रचलित इतिहास पुराण संबंधित कथित शिक्षा नीति और हास्य प्रधान कथाएं हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे नीचे पंक्ति देखो लिखी हुई है कि ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक और भाव व्यंजक खंड चित्रों के रूप में होती है। द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने के बाद ही सरस्वती पत्रिका में इस प्रकार के छोटे कार्यों के दर्शन होने लगे। तात्पर्य यह है कि सरस्वती के प्रकाशन के पूर्व आधुनिक कलात्मक हिंदी कहानियों का अस्तित्व नहीं था। और सरस्वती का प्रकाशन कब से होता है? 1903 से नहीं होता है। 1903 में तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक बनते हैं। 1900 से ही सरस्वती का संपादन शुरू हो जाता है। श्याम सुंदर दास, कालिदास, उस टाइप से 2-4 बंदे और थे, है ना, सुधाकर द्विवेदी, बहुत सारे बंदे हैं जो कि सरस्वती से जुड़े हुए थे, सरस्वती मंडल से, है ना। श्याम सुंदर दास तो उसके संपादक भी रहे थे 2-3 बार शुरू में, महावीर प्रसाद द्विवेदी के पहले। तो इसलिए हम कहानियों को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आपको पता चल गया क्यों नहीं पढ़ेंगे। आलोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि आलोचना जो है सबसे पहले कौन सी लिखी गई है, इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना। तो आलोचना की जो शुरुआत हमको मिलती है ना, वो मिलती है हिंदी प्रदीप से। अब ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नाम से पत्रिका निकाली थी 77 में, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
क्योंकि भारतेंदु काल में हम ज़्यादा पत्रिकाएँ पढ़ते नहीं हैं, पहली बात, 2-5 पढ़ते हैं। अगर वो भी याद नहीं कर सको तो गलत बात है बिल्कुल ही, ठीक है ना? याद रखना हमको। जैसे कि हमने भारतेंदु खुद की पढ़ी ना, कविता कवि वचन सुधा नाम से, हरिश्चंद्र मैगज़ीन, जिसका ही नाम बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका कर देते हैं। बाल में बाल बोधिनी नाम से महिलाओं के लिए निकालते हैं। आनंद कादम्बनी पढ़ी हमने, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद की। ब्राह्मण पढ़ी हमने प्रताप नारायण मिश्र की, और ये हिंदी पर भी, बस इतनी इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है ना? प्रजामित्र लक्ष्मण की इंपॉर्टेंट है, पर वो आप जब पढ़ोगे, याद भी रखोगे, नज़र से निकाल लोगे, याद हो जाएगी। अब बात करते हैं आलोचना की। कि हिंदी प्रदीप ही एक ऐसा पत्र था जिसमें अपेक्षाकृत गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित होती थी। अब अभी ये भी पता बताऊंगा आपको कि पहली आलोचना कौन सी थी, है ना? तब तक आप कमेंट कर सको तो कर दो कि कौन सी थी, ऐसा है। इसके बाद हम बात करें तो समीक्षा के रूप में प्रकाशित होने वाले चिंतामणि घोष जो है ना, वो उसके पैसे लगाने वाले मान सकते हैं हम, है ना? चिंतामणि घोष जो है वो सरस्वती पत्रिका में पैसे लगाने वाले मान सकते हैं। कलकत्ता के थे ये, एक सेठ वगैरह। संपादक जो होता है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि है ना, कौन संपादक है विशेष उस टाइम पे। के बाद हम बात करें तो आलोचनाओं के अतिरिक्त इस युग के 3 प्रकार की आलोचनाओं का अस्तित्व मिलता है कि रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों को परंपरा में लिखित सिद्धांतिक आलोचना ये देखने को मिलती है। ब्रजभाषा और खड़ी बोली गद्य में लिखी गई टीकाओं के रूप में आलोचना लिखी गई है, और इतिहास ग्रंथों के कवि परिचय के रूप में लिखी गई आलोचना, है ना? इस प्रकार से यहाँ नीचे दिया गया है कि प्रथम वर्ग के अंतर्गत तो अलंकार, रस, नाटक और संपूर्ण काव्यशास्त्र, इन सभी विषयों पर लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है। ज्वाला प्रसाद कृत रुद्र पिंगल, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखे घनाक्षर नियम, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है ना? मैं बता दूंगा क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे है। ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। जानकी प्रसाद कृत ये भी छोड़ दो। नीचे दिया हुआ है कि नाट्य शास्त्र संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति भारतेंदु का नाटक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्राचीन नाट्य शास्त्र की जानकारी कराने के साथ युग प्रवृत्ति का ध्यान रखकर प्राचीन जटिल शास्त्रीय नियमों से छूट लेने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि नाटक नाम से कृति किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किस विधा की है? आलोचना विधा की। हो गया इंपॉर्टेंट, 2 चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना? तो नाटक नाम से कृति लिखी है 83 में, 1883 में। किसने लिखी है? भारतेंदु ने। विधा क्या हो जाएगी? आलोचना विधा, जिसके अंतर्गत प्राचीन नाट्य शास्त्र के नियम लिखे हैं। तो ये भी कहा गया है कि आप जो है वो छूट ले सकते हैं कहीं ना कहीं नियमों से, ठीक है? नीचे चलते हैं। एक बात तो इस बात का सूचक है कि किसी भी युग में शिक्षित जनता की मनोवृत्ति का प्रवाह समानांतर कहीं धाराओं में हो सकता है। आलोच्य युग में एक और जहाँ पत्र पत्रिकाओं में व्यापक राष्ट्रहित और समाज कल्याण को दृष्टि में रखकर पुस्तकों की समीक्षा की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ रीतिकालीन मूल्यों में विश्वास करने वाले कुछ विद्वान पिंगल, नायक का भेद, रस विवेचन, अलंकार विवेचन में प्रवर्तित थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह लक्षित करने की है कि मात्र समाज को प्रभावित करने वाली बहुत बुरी बातों का उल्लेख कर देना काव्य समीक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठता है, बिल्कुल काम की नहीं है, ठीक है ना? तो सबसे पहले वाली जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थी वही नाटक। नाटक नाम से रचना किसने लिखी है? उन्होंने, क्या नाम है अपना? भारतेंदु जी ने। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है, कवि प्रिया की टीका, रसिक प्रिया की टीका, बिहारी सत्सई की टीका। तो बिहारी सत्सई की लल्लू लाल जी ने लिखी थी, लाल चंद्री का, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। इसके अलावा इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें। हाँ, आलोच्य युग में अगर हम बात करें तो शिव सिंह सेंगर करत शिव सिंह सरोज 1878, जॉर्ज क्रिएशन करत द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1889। इसे शिव सिंह सेंगर की आलोचना पद्धति में, मुझे जहाँ तक याद है ना, 1888 इसका प्रकाशन वर्ष, शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन वर्ष है 1888। कंफर्म करके बताओ मुझे एक बार। पर हो सकता है कि नगेंद्र ने अलग दे रखा हो, लेकिन सामान्यतः यही चलता है। और वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया था, पहले पढ़ के आ चुके हूँ। वर्णानुक्रम मतलब होता है अल्फाबेटिकल, ए से सारे कवि एक साथ, बी से सारे कवि एक साथ, फिर आधुनिक काल का हो चाहे आदिकाल का हो। तो आलोच्य युग में जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए उनका नाम पढ़ लिया हमने, है ना? उदाहरण के लिए देव कवि के संबंध में कि शब्दों की ऐसी समाई कहाँ की है कि उनमें इनकी प्रशंसा की जाए। इस प्रकार के वाक्यों के अतिरिक्त जो कुछ कहा गया है वो सिर्फ सूचना मात्र है। ग्रियर्सन ने अवश्य 1883, हाँ बिल्कुल 1883, सही कह रहे हो, 1883 जो है वो
शिव सिंह सरोज का टाइम मिलता है 1883 1883, बिल्कुल यही याद रखना है अब आपको। और 1889 ये सही है, नॉर्दर्न हिंदुस्तान का द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये ग्रियर्सन का है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। पहला वैज्ञानिक ग्रंथ भी यही है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कालक्रमानुसार पद्धति के अनुसार लिखा गया था ये। और उनके कथन भी व्यक्तिक उद्गार मात्र है, अतः आलोचना युग के इतिहास ग्रंथों में कवि परिचय के आलोचना के तत्व नहीं के बराबर है। थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब शुरू होगी हमारी आलोचना के संदर्भ में कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन कृत्य लाला श्रीनिवास, इस क्रम में सबसे जो पहला नाम है, छोड़ो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कि लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर और गदाधर भट्ट कृत बंग विजेता के अनुवादों की आलोचना आनंद कादम्बनी में की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, अर्थात पहली जिसे आलोचना कहा जाता है ना, सच्ची आलोचना, वह संयोगिता स्वयंवर को कहा जाता है। लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की जो आलोचना है वह इस पत्रिका में छपी थी, आनंद कादम्बनी। और आनंद कादम्बनी के प्रकाशक कौन है, संपादक कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त ने भी इस परंपरा को बढ़ाया। बालकृष्ण भट्ट ने नील देवी और परीक्षा गुरु संयोगिता स्वयंवर एकांतवासी योगी, इन संबंधी आलोचनाएं तत्कालीन समझ साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बाल मुकुंद गुप्त लिखित आलोचनाएं भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने में वाली है, किंतु उसका कृतित्व बहुत ज़्यादा नियुक्ति सीमा में आता है, इसलिए हम वहाँ पढ़ेंगे। सब मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय हिंदी युग में आधुनिक हिंदी आलोचना का सूत्रपात तो हो गया था, किंतु तत्कालीन समीक्षकों में न तो सूक्ष्म काव्य सौंदर्य विधायक तत्वों को पहचानने की क्षमता थी और न ही रचना में निहित जीवन मूल्यों को सौंदर्य तत्व से जोड़कर व्याख्यात करने की शक्ति थी। गणित की अन्य विधाएं कल पढ़ेंगे हम, आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना, चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी अपन ने डिस्कस कर ही नहीं है, ठीक है ना। चलो तो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।